अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है हाउ भगवत गीता इंस्पायर्ड द फादर ऑफ एटॉमिक बम रॉबर्ट ओपनहाइमर। और रीजनल वीडियो का लिंक वीडियो से मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा ममीर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, हमारी शक्ल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Now I am become death, the destroyer of worlds. भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32। कालोक्ष्मी लोकक्षायक ऋत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमीह प्रवृत्ता ऋतेपि त्वम न भविष्यन्ति सर्वेय वशिष्ठा प्रत्यानेक्षु योद्धा। अर्थात मैं मृत्यु हूं और पूरी दुनिया का विनाश करने वाला काल बनकर आया हूं। इस वीडियो में भगवत गीता के श्लोक का रेफरेंस देने वाले शख्स है अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, नन अदर देन द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन आखिर उन्होंने भगवत गीता के इस स्पेसिफिक श्लोक का रेफरेंस क्यों दिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उन्हें भगवत गीता के बारे में इतना कैसे पता और कैसे श्लोक ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया। चलिए देखते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से घर में हुआ था। बचपन से ही रॉबर्ट बहुत ही वर्सेटाइल और सभी चीजों को लेकर काफी क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु थे। अब उनके हद से ज्यादा क्यूरियस होने का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो उन्होंने अपने 3rd और 4th दोनों कक्षाओं की स्टडी एक ही साल में पूरी कर ली थी, और यहां तक कि 8th स्टैंडर्ड भी उन्होंने बस आधे साल में ही कंप्लीट कर लिया था। यहां तक कि 12 साल की उम्र में ही वो न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में एज अ लेक्चरर चुने गए थे। लेक्चर बनने के बाद उनके लिए किताबें ही मानो उनकी दुनिया बन चुकी थी। सुबह शाम वो उन्हें पढ़ते रहते थे और ज्ञान ग्रहण करते रहते थे। इसके पीछे एक वजह भी थी कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट दूसरे बच्चे उन्हें काफी बुली किया करते थे। यू सी, बचपन में रॉबर्ट अपने बाल लंबे रखा करते थे। उनके चलने बोलने का तरीका बाकी लड़कों से काफी अलग था, और साथ ही वो इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि या तो वो एकदम छोटी सी बात पे शर्मा जाते थे, या तो उन्हें कुछ बुरा भला अगर किसी ने कह दिया वो तुरंत रो देते थे। और उनके इसी सेंसिटिव बिहेवियर की वजह से उनके क्लासमेट्स उन्हें क्यूटी बुलाकर उन्हें बुली किया करते थे। अब मे बी सुनने में आपको ये बात साधारण सी लगेगी, जैसे हर कोई बच्चे को चिढ़ाया जाता है कभी ना कभी। ये चीज काफी दर्दनाक एक्सपीरियंस था, और इन चीजों की वजह से उनका स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया था। अब इस टॉर्चर की सभी हदें तो तब पार हो गई जब 14 साल की उम्र में एक समर कैंप के दौरान रॉबर्ट के फ्रेंड्स ने उनके सारे कपड़े निकालकर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हरा रंग लगाकर उन्हें पूरे रात के लिए आइस हाउस की कड़कड़ाती ठंड में बंद कर दिया था। अब ऐसे में कोई भी ऑर्डिनरी इंसान तो दूसरे दिन शर्मिंदगी के मारे कैंप छोड़कर घर चले जाता, लेकिन रॉबर्ट उनमें से नहीं थे। पुलिस की कंप्लेन करने के बजाय उन्होंने अपने घर पे जब लेटर भेजा तो उन्होंने ये लिख के भेजा कि वो तो यहां पर बहुत खुश है और उनके क्लासमेट्स उन्हें रोज लाइफ को लेकर एक नया सीख दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना मैच्योर वो बंदा एक कम उम्र से था। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि वी मस्ट एम्ब्रेस पेन एंड बर्न इट एज फ्यूल फॉर आवर जर्नी, और ऐसा ही कुछ हुआ। इन इंसिडेंट्स के बाद इनकी लाइफ की जर्नी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसके बाद वो कभी रुके नहीं। सितंबर 1922 में रॉबर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, और अगले 3 साल में फिलॉसफी, फ्रेंच, लिटरेचर, इंग्लिश, इंट्रोडक्टरी कैलकुलस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और फिजिक्स जैसे कई सारे कोर्सेज पढ़कर खत्म भी कर दिए। पर इतना सब कुछ सीखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो अभी तक कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और इसी इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते ही वो अपने रिसर्च पेपर के साथ सीधा जा पहुंचे द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। लेकिन फिजिक्स में रॉबर्ट की इन कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्होंने रॉबर्ट को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए मन ना होते हुए भी रॉबर्ट को जे थॉमसन के साथ काम करना पड़ा। वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और होंगे भी कैसे, क्योंकि जे थॉमसन लेबोरेटरी में उनका काम था इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए बेरिलियम की थिन फिल्म को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना। पर उनका मेन इंटरेस्ट था
इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को स्टडी करना, ना कि उनके वजह से हो रहे वेव्स और इवेंट्स को ऑब्जर्व करना। लेकिन फिर भी रॉबर्ट ने अपना काम बखूबी किया और एंड में इलेक्ट्रॉन वेव्स को समझते समझते उनका क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक इंटरेस्ट आने लग गया। और ऐसे ही अपने वर्सेटाइल नेचर की मदद से उन्होंने बाकी के कई फील्ड्स में भी कंट्रीब्यूट किया। अब ये वो कैसे कर पाया? वेल, बिकॉज उन्होंने हमेशा वही किया जो उनका काम था। भले ही वो परफेक्ट नहीं थे, बट ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू। और अगर हम इस चीज को भगवत गीता में देखें तो चैप्टर 18 वर्स 47 ये कहता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण्ना परधर्म स्व अनुष्ठितात स्वभावा नियताम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किभिशाम अर्थात। इसका मीनिंग ये है, इट इज बेटर टू डू वंस ओन धर्मा इवन दो इम्परफेक्टली देन टू डू अनदर्स धर्मा इवन दो परफेक्टली। बाय डूइंग वंस इननेट ड्यूटीज अ पर्सन डज नॉट इनकर सिन। और इसी वजह से जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ब्लैक होल्स के अराउंड आए और जब उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, उस दौरान आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी बार बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उसे यूज करके उन्होंने ये साबित किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो विद दिस फ्रेंड्स, हाँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि रॉबर्ट पर भगवत गीता का बहुत ही अच्छा इंपैक्ट था। और भगवत गीता हमें इसके अलावा जिंदगी की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाती है, जैसे कि अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे लाया जाए या फिर कर्म का महत्व क्या होता है, ये सब। और आप ये सब कुछ सीख सकते हो काल गीता इस ऑडियो बुक को सुनकर, जो सिर्फ अवेलेबल है कुकू एफएम ऐप पर। अब आप सभी को तो पता ही है, कुकू एफएम और गेट सेट फ्लाई का एक ही मिशन है, टू स्प्रेड नॉलेज ऑल ओवर इंडिया। और फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली लगता है आपको शुरुआत उनके कोर्सेज सेक्शन की सेल्फ हेल्प किताबों से करनी चाहिए, जैसे 21 डेज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हाउ टू फोकस एंड बी कॉन्फिडेंट, एंड लास्टली प्लानिंग अ सक्सेसफुल डे। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे GS50 तो आपको सीधा फ्लैट 50% ऑफ यानी कि 199 में इसके सालाने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अभी जाओ, डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल, उन्होंने ब्लैक होल्स पर भी स्टडी करना शुरू किया था। इनफैक्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी, जो कि कई बार रिजेक्ट हुई थी, उसी थियरी को यूज करके उन्होंने यह साबित किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। और उनके इसी रिसर्च ने सभी साइंटिस्टों को यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया दे दिया। अब इतने कम उम्र में मिल रहे सक्सेस को देखकर सभी को ऐसे ही लग रहा था कि चीजें एकदम अच्छी चल रही है। लेकिन एज वी ऑल नो, ऐसा अक्सर होता है कि ऊपर ऊपर से दिखने वाली अच्छी चीजें असल में कुछ और ही होती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने लगा। बचपन का ट्रॉमा, सबसे बड़े फिजिसिस्ट से मिला रिजेक्शन और मनचाहा काम न कर पाना, इन सभी चीजों ने रॉबर्ट को मेंटली अब इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि रॉबर्ट के प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका असर दिखने लग गया था। एक दिन जब वो एक लेक्चर ले रहे थे, तब अचानक से वो लेक्चर छोड़कर बस ब्लैक बोर्ड को ऐसे घूरने लग गए और बार बार बस एक ही बात को दोहरा रहे थे, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज, द पॉइंट इज। पर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उनके इस बर्ताव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ता गया कि उन्होंने अपने दोस्त तक को मारने की कोशिश की। दरअसल उनके करीबी दोस्त फर्ग्यूसन ने यह ऑब्जर्व किया कि रॉबर्ट को कुछ भी जब भी बोला जाता था तो या तो वो बहुत ही दुखी हो जाते थे या तो एग्रेसिव हो जाते थे। और इसीलिए फर्ग्यूसन ने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक गुड न्यूज दिया जाए, शायद ये न्यूज सुनकर वो खुश हो जाएंगे। और इसीलिए फर्ग्यूसन ने ये चीज जाहिर की कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर खुश होने के बजाय रॉबर्ट ने फर्ग्यूसन का गला दबोच लिया। अब उस समय फर्ग्यूसन ने जैसे तैसे करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो समझ गए कि रॉबर्ट के साथ कुछ डेफिनेटली बहुत ही बुरा हो रहा है और इस वजह से उन्होंने अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ वक्त बीतने के बाद यह पता चला कि रॉबर्ट के इस इंपल्सिव एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के पीछे का मेन रीजन था डिमेंशिया प्रेकॉक्स। दरअसल ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें किसी इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके आजू बाजू के लोग उसकी जान के दुश्मन हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। सो बेसिकली द पेशेंट फील्स वेरी इनसिक्योर। मगर इस कंडीशन के होने के बाद भी आप इमेजिन कर सकते हो कितना डर में जी रहे थे, स्टिल वो अपने वर्क पर इस चीज का कोई भी असर नहीं होने देते थे। इनफैक्ट उन्होंने डिप्रेशन में ही हाइजेनबर्ग, यूजीन विग्नर, वुल्फगैंग पॉली और एनरिको फर्मी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ काम किया था और काम कर भी रहे थे। इनफैक्ट इसी दौरान उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स हासिल किया, जो था उनका ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। बेसिकली इस प्रोसेस में ड्यूट्रॉन्स को टारगेटेड एटम्स के न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड किया जाता है और जैसे ये ड्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में एंटर करते हैं, वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन को बाहर इजेक्ट कर देते हैं और टारगेट न्यूक्लियस एक हेवियर आइसोटोप में तब्दील हो जाता है। रॉबर्ट के इस डिस्कवरी ने न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन इवेंचुअली रॉबर्ट को ये सभी चीजें
काफी आसान लगने लगी थी और वो इस सब से बोर होने लग गए थे। और इसीलिए खुद को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना साइंस के एकदम विपरीत चीजों को पढ़ा जाए, और इसीलिए उन्होंने मिस्टिकल और क्रिप्टिकल चीजों की दुनिया में एंटर किया। तब उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा वाइड और डीप मिथोलॉजी हिंदू मिथोलॉजी है, और इसीलिए हिंदू टेक्स्ट को समझने के लिए 1933 में उन्होंने बर्कली में संस्कृत सीखना तक शुरू कर दिया। उस दौरान उनके संस्कृत प्रोफेसर और इंडोलॉजिस्ट आर्थर डब्ल्यू राइडर ने रॉबर्ट को भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी, और उनकी इसी सलाह ने आने वाले दिनों में रॉबर्ट को एक नई पहचान दी। रॉबर्ट को न्यूक्लियर फील्ड में मिल रहे सक्सेस और उनकी नई पर्सनालिटी को देखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए रॉबर्ट को खास तौर पर चुना। ग्रोव्स को पता था कि रॉबर्ट अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट और एम्बिशियस है, और रॉबर्ट जनरल ग्रोव्स के इस विश्वास पर खरे भी उतरे। ओपेनहाइमर ने अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा बॉम्ब बनाया जो मुंबई जैसे 3 शहरों को आज के तारीख में भी चुटकियों में खत्म कर सकता था। इनके इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इन्हें नाम दे दिया गया द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड ऑल्सो द इन्वेंटर हु चेंज्ड द वर्ल्ड। अब बॉम्ब तो तैयार हो गया था, वक्त था उसके टेस्टिंग का। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको यूएसए 5:45 AM दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया। ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इसमें 11 किलोमीटर ऊंचा यानी 8 बुर्ज खलीफाओं जितना लंबा मशरूम क्लाउड फॉर्म हुआ था, जिसमें से 21 किलोटन TNT जितनी एनर्जी रिलीज हुई। इट वॉज एंड ऑफ एन ओल्ड एरा एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। इस पूरे दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर को भगवत गीता का एक श्लोक याद आया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युगपाद उठितल यादि भ सदृशी ससी अदभाषा तस्य महत्मना। अर्थात आकाश में अगर 1000 सूरज एक साथ फट जाए तब जितनी रोशनी दिखाई देगी, बस वही रोशनी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देती है। अब टेस्टिंग तो सक्सेसफुली हो गई थी, बारी थी इसे जंग में यूज करने की। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम के दूसरे बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया। इस हमले ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, और इससे हुए तबाही ने वर्ल्ड वॉर 2 का अंत ला दिया। इस तबाही के मंजर को देखते हुए रॉबर्ट को गीता का एक और एक श्लोक याद आया। कालोष्मी लोकक्षाय अकृत प्रवृद्धो लोकन श्यामा हर तुम्हीह प्रवृत्ता। ट्रांसलेटेड एज दिस, Now I am become death, the destroyer of worlds. लेकिन उनके बोले श्लोक को सबसे पहले लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। उन्हें ऐसा लगा कि रॉबर्ट खुद के बारे में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो कि कई साल बाद उनके द्वारा दी गई एक इंटरव्यू में सबके सामने आई। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुल के बताया कि यूएस गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की बात ओपेनहाइमर के सामने रखी थी सबसे पहले, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब से होने वाले नुकसान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब यूएस गवर्नमेंट ने उनसे यह कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो जापानीज हम पर पक्का हमला कर देंगे, इस लाइन को सुनते ही उन्हें भगवत गीता का वो श्लोक याद आ गया जिसमें अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग लड़ने से मना कर दिया था। तब कृष्ण ने उसे एक ही बात बताई थी कि उसकी मर्जी ना होते हुए भी उसे ये जंग को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका असली धर्म है, और दुनिया में किसे कब खत्म करना है ये पूरी तरीके से भगवान के हाथ में है, ना कि अर्जुन के हाथ में। और अगर अर्जुन ने ऐसा नहीं भी किया तो वो खुद उन्हें आराम से खत्म कर देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु अगर दुनिया को जन्म दे सकते हैं तो वो उसे खत्म भी कर सकते हैं। यानी कि लॉर्ड विष्णु कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. वो तो अभी भी इस पछतावे में है कि उनके हाथों में कई सारे मासूम लोगों का खून लगा हुआ है, पर क्या उनका पछताना जायज है? क्योंकि उनके बनाए एटम बॉम्ब्स ने ही वर्ल्ड वॉर 2 को रोक दिया था। अगर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाया होता तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में आगे जाके उससे कई ज्यादा लोगों की जानें जाती और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता। अब फ्रेंड्स, न्यूक्लियर बॉम्ब के बनने में रॉबर्ट ओपेनहाइमर का रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। अगर आप उनके जगह पर होते तो आप क्या करते? क्या आप अपना धर्म निभाते, या फिर आप अपने धर्म निभाने से इनकार कर देते और आप कहते कि नहीं भाई, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो सकता है? वेल, यहाँ पर 2 विचारधाराएं आ जाती है जो आपस में काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है।
तो आप उनके जगह पर होते तो आप क्या स्टैंड लेते, नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में सीखने मिला या फिर भगवत गीता के बारे में सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले काल गीता ये बुक को कुकू एफएम पे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। यूज माय कूपन कोड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल जी, अगर बात की जाए ये भगवत गीता की, तो हम पहले भी कई दफा सुन चुके हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने भगवत गीता से, वेद जो पुराण है हिंदुस्तान में जितनी भी ये संस्कृत के हवाले से बुक्स हैं, उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। और असल प्योर टेक्नोलॉजी जो है वो इन चीजों में पाई जाती थी, यहाँ से उन्होंने चोरी करके तो वो सारा कॉपी किया है। लेकिन हमें हमेशा यही लगता था कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने साइंस से पढ़ के ये चीजें ईजाद की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साइंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है संस्कृत से। जो आज के दौर में हमें साइंस से चीजें जानने के लिए मिल रही हैं, वो अगर देखा जाए तो भगवत गीता में, वेद और पुराणों में पहले से उनका वजूद था और पहले से उनके ऊपर सर्च वगैरह ये चीजें हो चुकी थी जो आज हमें जानने को मिल रही हैं। जितने भी तजुर्बात दुनिया में हो रहे हैं ब्रिटिश के मानद से, वो हमें पता चल रहा है कि ये भगवत गीता में मौजूद था पहले से, या वेद में या कुरान में कहीं पर इसका हवाला आया था पहले से। हमने इस चीज को, जो भी संस्कृत से ज्यादा अटैच लोग हैं उन्हें लगता है कि ये चीजें तो हमने पहले से पढ़ी हुई थी, या हम जानते थे कि ये चीजें जो अब इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो अगर ब्रिटिश लोगों ने जो भी ये चीज की है, जो रॉबर्ट नाम है इनका, रॉबर्ट, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है कि यार उन्होंने एटम बम क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन उस एटम बम के नुकसानात जानने के बाद उन्हें इस बात का भी एहसास हो रहा है कि यार इससे जितनी भी जानें जाएंगी शायद उन जानों का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो ये पॉजिटिव पॉइंट के हवाले से ये है कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो रोकने का एक बहुत बड़ा सबब भी एटॉमिक पावर जो है, एटॉमिक बम जो है वो ही बना है। क्योंकि अगर वो उस वक्त हमला ना होता तो शायद वो जो जंग है वो आगे मजीद बढ़ती और उसके मजीद नुकसानात होते। लेकिन एटमी पावर का जो हमला हुआ है उसके बाद वो जो जंग है वहां पे रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ी। बिल्कुल जी। और भगवत गीता में जो है वो काफी सारी ऐसी चीजें जो है सुनने को मिली हैं, काफी सारी ऐसी मिली है कि जो साइंसदान है उन्होंने जो है वो यहाँ से जो है वो पढ़ के सीख के जो है वो अपनी साइंस वाली जो लाइफ है उसमें जो है इम्प्लीमेंट किया है इस चीज को। और वहां पे जो है वो काफी सारी जो है वो चीजें क्रिएट भी की हैं, काफी सारी नॉलेज भी मिली है उनको। और काफी सारे पहले भी ऐसे कितने थे जिन्होंने के जो है अपना भगवत गीता को जो है वो इंस्पायर होके किया है, और वो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी बताया है। और संस्कृति जो है वो उसमें साइंस जो है वो संस्कृत वो सेम ही चीज है और कोई मुख्तलिफ नहीं लगती मुझे भी अब, क्योंकि कितनी वीडियो ऐसी देख चुके हैं और इतने श्लोक भी हैं जो पढ़े हुए हैं और जो हम सुनते भी आ रहे हैं, तो उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और रॉबर्ट ने जो है वो उसी चीज से जो है इंस्पायर होके जो है एटम बम भी बना लिया। लेकिन ये भी है कि उस जो है वो एटम बम से दुनिया काफी सारे जो लोग भी मरे हैं वो भी गलत है। तो अगर मैं होता तो मैं शायद हो सकता है ना बनाता। लेकिन अगर अपने नॉलेज का किसी को होता है कि नॉलेज जो है अपना लेके आना बाहर और उससे चीज क्रिएट करना, उसने तो पॉजिटिव वेव के लिए की होगी, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे जो है वो ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो ये है कि कहीं ना कहीं जो जंग है वो रुकने के भी सबब जो है एटम पावर बना है। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के जितने भी कंट्रीज हैं एक दूसरे का खौफ है जेन में कि यार फलां के पास भी एटम पावर है, फलां के पास भी एटम पावर है, अगर युद्ध शुरू होती है तो वो जो है बहुत खतरात लाक हो सकते हैं। इस वजह से जो है जब शुरू करनी भी हो तो नहीं करते, रुकी भी हुई है। हाँ, ये अभी के लिए ये ठीक है कि अभी जो है वो ये रुकी हुई है, लेकिन ये है ना कि अब वहां पे जो है वो जो लड़ रहे थे वो फौज वो तो वैसे के वैसे ही रही, लेकिन मरा कौन, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, बच्चे बूढ़े सारा बीच में जाते रहे हैं, तो वो जो है वो गलत हुआ है। लेकिन अगर वैसे लड़ाई अगर किसी और वजह से थम जाती, जो अगर कोई जो है वो आपस में फौजी मतलब जो फौज है वो लड़ते तो वो मतलब के मरते आगे पीछे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन बच्चे बूढ़े औरतें किसी को नहीं छोड़ा एटम बम ने। बिल्कुल। और ये सवाल तो अर्जुन ने किया था ना कृष्णा जी से महाभारत में कि
देखें जी, बहुत सारी जाने जाएंगी यहाँ पे। अगर युद्ध शुरू हुआ तो मेरे अपने भाई भी हैं वो दुर्योधन लोग, तो मैं कैसे युद्ध इनके खिलाफ करूं? तो जो नुकसानात कृष्णा जी ने उनको दिखाए जंग युद्ध होने से पहले कि ये मामलात होंगे, लेकिन वहां पे अर्जुन जो थे वो डर गए थे। उनके दिल में कहीं ना कहीं एक रहम दिली टाइप सा आ जाता कि यार इतनी जाने जाएंगी, मैं नहीं कर सकता ये अपने तो। भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ हाँ, सकता। तब भगवान कृष्ण ने ये बात उनको खुल के बताई थी कि आप कौन होते हैं किसी की जान बचाने वाले या किसी को मृत्यु देने वाले? ये तो ईश्वर के काम है और ईश्वर बेहतर जानते हैं। आपका काम है जो धर्म है उसके रास्ते पे चलना, और जब धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो जितने भी अधर्मी हैं फिर उनके लिए दिल में रहम लाना नहीं चाहिए आपको। आपको इस अधर्म का विनाश करना होगा, क्योंकि आने वाले जो समाज है, जो जनरेशन है, उसके लिए ये खतरा है। उनकी जिंदगी को जहन्नुम से बदतर बना देंगे। क्या वो ठीक है? या ये ठीक है कि कुछ लोग जो है बलिदान दे के तो इस चीज को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दें? लेकिन अभी जो है वो काफी सारे जो है एटम बम बन चुके हैं, और अभी भी खतरा ही रहता है कि कहीं से कोई एटम बम जो है वो चल गया तो गई दुनिया, और काफी लोग जो हैं वो बिना वजह जो है फड़क जाएंगे। तो लेकिन ये है कि बात करें भगवत गीता से इंस्पायर्ड होने की, तो इसमें कोई शक नहीं है। भगवत गीता से उन्होंने इंस्पायर्ड होके जो है वो इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, और काफी सारे जो है वो साइंसदान जो है वो तरक्की भी कर रहे हैं इस चीज को लेके, इस चीज को पढ़ के, भगवत गीता को पढ़ के। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, संस्कृत में है, साइंस है। और बाकी जो है वो उसके अलावा जो ये अपना क्या कहने वाला था, नाम भूल गया हूँ। खैर, किसका नाम भूल गया? आप बोले ना। रोबोट का। नहीं नहीं, आप बोले। खैर एनीवेज, जो उन्होंने सिनेरियो बताया, एक बंदे की जिंदगी और उसको बुली किया जा रहा है, और वो स्टार्टिंग से वो सारा उन्होंने, क्योंकि वो माइंडसेट भी बताना ज़रूरी था इस वीडियो में कि एक बंदे का क्या माइंडसेट था, उसने क्यों क्रिएट किया और कितनी उसने स्ट्रगल की, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। तो उसको ओपिनियन देखना ज़रूरी था, क्योंकि हम तो वो देख नहीं सके, उस वक्त पैदा नहीं थे, दुनिया में नहीं थे, और उस पोजीशन पे नहीं थे कि उस बंदे को समझ सकते, मिल सकते, ठीक है, उसकी बातें सुन सकते। तो उन्होंने वो पूरा सिनेरियो बताया कि कैसे बचपन गुजरा, कैसे उसकी जवानी गुजरी, और फिर वो जवानी में क्या क्या करते रहे और किस तरह आगे स्ट्रगल किया है। तो एक माइंड सेट जो है वो दर्शाना जरूरी था, क्योंकि ये जो एटम बम बना है, और एट दी एंड वो स्टार्टिंग में भी लाइन चला रहे थे, मिड में भी चला रहे थे कि मैंने जो है किस्म का वो कह ले कि एटम बम तो बना दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को तबाह करने का जरिया बना दिया उन्होंने रोक तो दी, वर्ल्ड वॉर जो है वो रुक गई, लेकिन यह है कि वो एक खतरा बन चुकी है। अभी वो वर्ल्ड वॉर दूसरी मतलब स्टार्ट होती है ना, फौज आमने सामने होती है, तो चलो दो चार इधर बंदे मरेंगे, 10-20 उधर मरेंगे, तो वो एक क्वांटिटी में रहती है चीज, ठीक है, कि बैलेंस में रहती है। ये एटम जो है ये इतना खतरनाक है कि अगर आपने कंट्री के शहर पे चला दिया, तो उसके आगे जो 3 शहर होंगे वो उससे बचेंगे नहीं। और आप इमेजिन करें कि एक छोटा सा धमाका होता है, इतना धुआं निकलता है, तो ये एटम जहाँ पे गिरता है, एक मशरूम क्लाउड जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, और वो इतनी हाइट पे क्रिएट होता है, फिर वो जो बारिश होती है वो तेजाबी बारिश होती है। और मतलब कि वो शहर गए, वहाँ के लोग भी गए, तबाह बर्बाद विद इन सेकंड। और उसके बाद फिर जो दूसरी, अगर वो बॉर्डर साइड पे है तो दूसरी कंट्री उसके साथ लगती है, वहाँ पे जो वो ट्रैवल करके जाएगी, वो जनाब इतनी सख्त होती है, रेडिएशन इतनी ज़्यादा उसमें होती है कि वो लोगों को मार देगी 1-2 दिन में, ठीक है, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो एट दी एंड उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन मार्क किया है, तो मेरे ख्याल में मैं होता तो मैं कभी नहीं बनाता, मैं इस चीज़ को और तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करता। ये उसने क्रिएट करवाया गया उससे, रॉबिट से, उसको ये लाइन बताकर कि कि अगर जापानी ने अब बना जैप लिया तो। हमने ना किया तो वो कर देंगे हमला, तो हम तो मर जाएंगे, मतलब जज्बात में लाकर उसको, और उसका मिस यूज किया गया है किस्म का। हालांकि वो बंदा जो है रुक गया था वहां पे। तो कहीं ना कहीं जो चीज क्रिएट कर रहा होता है, मैंने अक्सर जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं मूवीज में भी दिखाया जाता है, इस चीज को दर्शाया जाता है कि उनका माइंड सेट, वो एक चीज के पीछे लगे होते हैं, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं वो चीज बनने को होती है, तो उनके जेहन में वो सवालात आते हैं कि यार ये जो मैं चीज बना रहा हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ, इसके नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि वो क्रिएटर है उस चीज का, उसे पता होता है कि आने वाले वक्त में इस चीज को मिस यूज भी किया जा सकता है। तो वो जो भगवत गीता का उन्होंने बीच में एक स्लोगन मेंशन किया
कि उनको पढ़ा है, उन्होंने उनको रीड किया है, डीप रीड किया है। तो क्योंकि वो उस जोन में चले गए थे जहाँ पे वो अपनी दिमागी क्षमता जो है वो खोते जा रहे थे, उनको पता नहीं था, वो एक मतलब उस बीमारी में चले गए थे और उससे निकलने का जरिया उनको नहीं पता चल रहा था। और उन्होंने एक किस्म की इन पर्सनल वे मैंने ओपिनियन, जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ कि वो उसमें पुरसकूनियत भी ढूंढ रहे थे। ठीक है, वो खला जो है उसको फिल अप करने की कोशिश कर रहे थे और ये भी जानना चाह रहे होंगे मे भी कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या ठीक है और क्या ये इंसानियत के लिए ठीक होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला वहां पे ठीक किया होगा, लेकिन एट द एंड उनको जो फोर्स किया गया उसकी बिना पर उन्होंने ये एटम तैयार किया, इन दो तैयार। चीजों को समझ भी वही बंदा सकता है ना जो इसमें इंटरेस्ट भी रखता हो इन चीजों में, साइंस में, और नॉलेज भी हो। नो और डाउट। वो जो है वो इन चीजों को समझ के जो है वो आगे तरक्की भी कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है चीजों को। अब कोई आम बंदा हमारी तरह का कोई भी अगर पढ़ेगा ना भगवत गीता को, तो वो एज अ मतलब कि कुछ और लेगा, हम्म। वो कुछ डीप और मीनिंग नहीं जान समझेगा। सकता। लेकिन जो अगर कोई साइंसदान टेक्नोलॉजी की रूह से देखेगा तो उसको और समझ आएगी। हाँ, उसने अपने शोबे के हिसाब से देखना है ना, तो रॉबर्ट सर जो है वो भी उस चीज को उस हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और जो सिनेरियो उनकी लाइफ में चल रहा था, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब वो स्टार्टिंग से बुली हो रहे थे और जैसे बुली हुए तो उसके बाद उन्होंने उस चीज को, अपनी कमजोरी को अपनी खूबी बनाया, उसको आगे लेके चले। इतना मतलब अपने आप में वो पावर पैदा करनी। वो जो खत लिखा हुआ था वो ऐसे नहीं लिखा हुआ था, उसमें कुछ चीज थी कि मतलब एक बच्चा जो है इतनी मिच्योरिटी वाली बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने वक्त से पहले खुद को बड़ा कर लिया है और उसने संभाल लिया अपने आप को, वो आगे बढ़ने की क्षमता उसमें मौजूद है, वो वहां तक उसने कर लिया। वो पहला स्टेप था। वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए, और एक बंदा जब स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है और उसके बाद फिर वो उसकी मंजिल उसे नजर नहीं आती, यहाँ पे वो जा रहा होता है इतनी मेहनत के बाद, तो उसे नजर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, स्टक हो जाता है, एक किस्म का माउफ हो जाता है वो बीमारी की वजह से। तो मतलब कि वो अक्सर लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जहाँ तक भगवत गीता का उन्होंने मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके डीप वर्ड को ऑब्जर्व किया, उसके थ्रू उन्होंने हेल्प आउट ली। ठीक है, और वो बार बार मेंशन करते रहे, अक्सर ये जुमला चलाते हैं, मैंने देखा है। और दो बम उन्होंने तैयार किए हैं, दोनों जो है एटम बम जो है, एक मेरे ख्याल में फैट फैट मैन ने, बॉय था, फैट मैन। फैट मैन, और दूसरा मेरे ख्याल में बॉय को क्या नाम रखा हुआ था उसका। स्टार्टिंग वाले ने तो उतनी वो छोटा था ना स्टार्टिंग भगदड़ वाला। नहीं मचाई, जो फैट वाला गिराया उसकी तो प्रॉपर इन्होंने वीडियो क्रिएट की हुई थी उस चीज की। तो बार बार चलाते हैं, हम अभी भी देखकर यकीन माने रूह काम जाती है उस चीज को कि वो इतना खतरनाक है। और आजकल हम बड़े फख्र से कह रहे होते हैं, सॉरी टू से, भले पाकिस्तान हो भले इंडिया हो कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी यूज ना हो ये, अल्लाह करे कहीं यूज ना हो ये। क्योंकि अगर यूज हुआ, खाली वहां पे तबाही नहीं होगी, दूसरी कंट्रीज में भी होगी। और डिटेल अच्छी थी नो डाउट, एक क्रिएशन करने वाला एक साइंटिस्ट जो है अपनी कोशिश जरूर करता है, उसने तो पॉजिटिव सोच की सारा कुछ किया होगा ना। किया। लेकिन ये है कि वो अभी गन बनाने वालों पे भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज हाँ, करते हैं हथियार अगर कि तलवार किसी ने बनाई है तो वो भी किसी अपनी अब हिफाजत के लिए अब थी। कहते हैं कि एक बंदा बिल्ड करता है जवानी, फिर जनाब बचपन, फिर जवानी, फिर जवान होकर तगड़ा होता है, सेहतमंद होता है, बॉडी बनाता है, और जब लड़ने की बारी आती है तो अगला बंदा, एक पतला सा बंदा हाथ में गन लिए हुए एक फायर करता है, खत्म। उसकी इतने सालों की मेहनत खत्म, विद इन सेकंड एक इंसानी जिंदगी खत्म, एक सेकंड में। तो मतलब वो पावरफुल हुई ना चीज जो उसके हाथ में। तो वो लोगों ने तो फिर अपने वो मुल्क की अप्रोच, हिफाजत के लिए ये चीजें बनाई जाती है ना। लोगों ने फिर वो अप्रोच कर ली, ये हाँ, आम सिविलियंस के हाथ में आ गई ना वो चीज जो है, हाँ। तो वो मिस यूज होना शुरू हो गई। तो मिस यूज ना हो, लेकिन ये हिफाजत के लिए ये हाँ, चीजें होनी चाहिए। लोग जो है वो अपने क्रिएटिविटी जो है वो दिखाते हैं और अपने हिसाब से चीजें जो है क्रिएट करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं हो कि फ्यूचर में उस चीज को सही तरीके से यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इनकी वीडियो की लिंक और मुबारक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। प्लीज।